राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आपके 2021-2020 के पूरे पीवाईक्यू ख़त्म हो गए हैं। अब हम 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2022-23 के दोस्तों और कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम अगर बात करें तो पीवाईक्यू में आपने देखा होगा अब तक जो मैंने जितने भी आपके सेशन सेट कराए हैं उसमें कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्यूटर के 5 प्रश्न वही बात बात, हार्ड डिस्क रैम ये वाले प्रश्न आ रहे हैं आपके। एक तालिका आ रही है आपकी, एक गद्य आ रहा है, तो आपके 15 प्रश्न हो और ये हो गए दोस्तों। और 5 प्रश्न दोस्तों इन्वायरमेंट के आ रहे हैं दोस्तों। उसमें आपका एक क्योटो प्रोटोकॉल है ना, एक पेरिस समझौता और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनमें से प्रश्न जरूर आ रहा है दोस्तों। और क्या आ रहा है इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपका सुमेलन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपका अभिकथन अर्थकथन तो आपको पता ही है। और दोस्तों आपको नंबर सीरीज़ का एक प्रश्न जरूर आ रहा है, 2 आ जाते हैं। एक आपका अल्फ़ाबेट का प्रश्न आ रहा है, जो रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है दोस्तों। तो रीजनिंग के 2 प्रश्न आ रहे हैं, वो तर्क पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको बड़ी आसानी से दोस्तों आपके 40+ स्कोर हो जाएंगे अगर आप ये सारी मेरी वीडियोस एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे दोस्तों। आप चाहो, आप बहुत अच्छे अच्छे चैनलों पे देख रहे होगे, मुझे पता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे कंटेंट में जो है उसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों। अगर आपने सिर्फ इसे एक बार देख लिया या सुन लिया, आपके 40+ बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और दोस्तों जो भी मैंने देखा है, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आप लोगों से बोलते हैं कि इस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन सी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा के सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, सही बात यही है। हर एक यूनिट से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। और आप किसी भी अफवाह में ना पड़ें और अपने समय को ख़राब ना करें। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, चिंतन क्षमता, संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, और है दोस्तों स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। तो उत्तर डी जो है वो दोस्तों हमारा सही है, स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सही क्यों है। अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता है। वस्तुतः अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति परिवार, पड़ोस, विद्यालय तथा समाज से भी बहुत कुछ सीखकर अपनी सामाजिक बुद्धि तथा भावनात्मक बुद्धि की वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन संतत पर होता है। मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है। सी, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। आइए जानते हैं मूल्यांकन शिक्षण के दौरान क्योंकि निर्माणात्मक, संरचनात्मक, फॉर्मेटिक एवैल्यूएशन मूल्यांकन तब होता है जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम के समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन प्रविधि में शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों आदि की गुणवत्ता प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब कोई शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा हो और वो प्रश्नों द्वारा विद्यार्थी सीख जाएं, पूछे प्रश्न और उससे सीख जाएं, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है। जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रोबेल और एडगर डेल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो हम आगे जानते हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है देखिए, ऐसे ही आपको किसी भी, मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी चैनल पे ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब वो हाइड करके इन प्रश्नों को अपना बताने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो महान विद्वान हैं ये प्रश्न दोस्तों उनके हैं, हम तो सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका 1% भी हमारे अंदर आ जाए ताकि हमें भी उतना थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। तो उत्तर डी दोस्तों सही है। एडगर डेल का अनुभव शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एक विजुअल मॉडल है जो शंकु के निचले भाग में ठोस अनुभवों से शुरू होने वाला 11 चरणों से बना होता है,
क्योंकि शंकु के शिखर तक पहुंचते ही अनुभव अधिक से अधिक अमूर्त हो जाते हैं, इसलिए शंकु ठोस और अमूर्त विचारों के बीच एक संबंध बनाता है, जो शिक्षण और सीखने के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। देखिए यहाँ 11 सिद्धांत हैं, वो पढ़िए। डायरेक्ट प्रपोजल एक्सपीरियंस, उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, डेमेटाइज एक्सपीरियंस और डेमोस्ट्रेशन, स्टडी ट्रिप, और दोस्तों ये है आपका एग्जिबाइट्स, एजुकेशनल टेलीविज़न, मोशन पिक्चर्स और है दोस्तों रिकॉर्डिंग्स, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर, विजुअल सिम्बल्स और वर्बल सिम्बल्स। दोस्तों ये आप यहाँ देख रहे हैं विजुअल सिम्बल, वर्बल सिम्बल आते हैं आपके। सिम्बॉलिक एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, आपका जो ये एरिया है रिकॉर्डिंग, ऑडियो एंड स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर, एजुकेशनल टेलीविज़न, एग्जिबिट्स और स्टडी ट्रिप, ये जो दोस्तों आता है ये आपका आता है आइकॉनिक एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, डेमोस्ट्रेशन, डेमेस्टाइज एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, और दोस्तों आपका डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, ये जो आपका आता है डायरेक्ट पर्पस ऑफ फॉर एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? शिक्षण शास्त्र, एंड्रोगॉजी, नरविज्ञान और मनोविज्ञान। तो उत्तर बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, मनोविज्ञान। सर्वप्रथम एंड्रोगॉजी का प्रतिपादन मेल्कन शेफर्ड नॉलेज ने किया, जहां इन्होंने इसे कला तथा विज्ञान माना है। उनके अनुसार एंड्रोगॉजी एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौढ़ केंद्रों में रहने के साथ प्रौढ़ अधिगमनकारी व अध्यापक दोनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इन्होंने एंड्रोगॉजी के संबंध में कुल 5 मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? स्मरण, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना, सत्य में विश्वास करना। तो उत्तर डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सत्य में विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, शिक्षण अधिगम, अब हम इसकी व्याख्या और जान लेते हैं। मैं यहाँ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी समझ रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए। आपको नहीं समझ आए तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक बोध तथा प्रयोगात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। समझे? संज्ञानात्मक बोध तथा प्रयोगात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता वस्तु स्थिति के बारे में बिना विचार किए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना है। अतः असत्य में विश्वास करना अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध, दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांत परक शोध, व्यष्टि अध्ययन शोध। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। ए आपका दोस्तों एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। दायित्व है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि में वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान के विपरीत शोधकर्ता अध्ययन की किसी परिस्थिति का जिसे वह उपयोग समझता है यथेष्ट रूप में प्रयोग करता है, जबकि कार्योत्तर शोध विधि में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च घटनाओं के बीच कार्यात्मक संबंध को ज्ञात किया जाता है तथा घटनाओं के घटने के कारण को खोजने का प्रयास किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है? चिंतन, क्रियाविनती, योजना और अवलोकन। दोस्तों यहाँ सही क्रम बताना है। चक्र जो पहले है वो पहले ऐसे करके आपको बताना है। ऑप्शन चारों में आगे पीछे होंगे वही रहेंगे। योजना, क्रियाविनती, अवलोकन और चिंतन। दोस्तों अवलोकन, योजना, चिंतन और क्रियाविनती, क्रियाविनती, योजना, अवलोकन और चिंतन। तो दोस्तों जो सही है वो है बी वाला, योजना, क्रियाविनती, अवलोकन और चिंतन। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसकी व्याख्या पढ़ते हैं।
तो योजना, क्रियाविनती, अवलोकन और चिंतन क्रिया निहित करने वाला समुच्च क्रियात्मक शोध का सही चक्र निरूपित करता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है? विधेयात्मक, पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है, पूर्व विद्यमान श्रेणियों से सहमति व्यक्त करता है, संख्यात्मक रूप में आंकड़ों का संग्रह करता है, प्रदत्त विश्लेषण की अनुभाविक विधि का उपयोग करता है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विधेयात्मक, पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च, गहनतापूर्वक किया जाने वाला व्यवस्थित क्रियाओं युक्त ऐसा अनुसंधान है जिसमें गुणात्मक प्रदत्त संकलन की विधियों का प्रयोग कर परिकल्पनात्मक निष्कर्षों को मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका संबंध वर्तमान गोचर से होता है। गुणात्मक शोध का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थितियां, संस्थाएं, समुदाय या मानव समूह होते हैं जो कि व्यक्तिगत अनुभवों पर ज़्यादा बल देते हैं। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण, बहुकार्य आधारित परीक्षण करना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य शोध साहित्य की कमियों की पहचान करना तथा अनुसंधान प्रश्नों का सृजन एवं उनकी वैधता की जांच करना। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए ऐसे क्या निहितार्थ होंगे? शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा, शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। तो बी दोस्तों सही उत्तर है, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो वह अपने मूल शोध परिकल्पना के लिए शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। शून्य परिकल्पना सदैव शोध परिकल्पना के विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। दोस्तों यहाँ आपका गद्यांश आ गया जिसके आपके 5 प्रश्न आपको करने होंगे। तो आइए, भारत की सांख्यिकी प्रणाली के रहस्य उद्घाटन में एक सामान्य विचार अंतर्विष्ट है। सुदृढ़ संस्थाओं वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि उसमें विश्वसनीयता आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। एक दीर्घकालिक नीति के लिए इंद्रियानुभाविक आधार की आवश्यकता होती है और आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करेंगे। युवाओं की अधिक जनसंख्या वाले देश में राष्ट्रीय विकास संबंधी आंकड़े, विशेषकर कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूल क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। यह मानक निर्धारित करने के लिए गठित किए गए निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका सामने आती है। आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना एक वैश्विक प्रकरण आधिकारिक वक्तव्य पर प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा हमेशा संदेह व्यक्त किया जाता है। जमीनी स्तर के लोग जिन्होंने यथार्थ को जिया है उन तक आर्थिक आंकड़ों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है। दोस्तों मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, इस पैराग्राफ को समझ भी रहा हूँ, इस गद्य को समझ भी रहा हूँ। आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। भारत को केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर हस्तक्षेपों से बचाना चाहिए। अधिक प्रकार्यात्मक स्वायत्तता उनके कार्य को विश्वसनीय बनाएगी। प्रकार्यात्मक स्वायत्तता एक एक परिसूचक उनकी यह योग्यता है कि वे पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी करें, चाहे आंकड़े जो भी दर्शाते हों। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक सामान्य विचार, विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना, सांख्यिकी प्रणाली का स्पष्टीकरण, आंकड़ों का चयनात्मक। तो दोस्तों बी यहाँ पे सही होगा, विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना। दोस्तों ये जो अभी हमने पैरा पढ़ा था उसमें ये आंसर दिया था। देखिएगा, गद्यांश के अनुसार आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करी, अतः भारत को केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं। युवा जनसंख्या,
राष्ट्रीय विकास, आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे और राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे। सुदृढ़ संस्थाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता होती हैं। विश्वसनीयता, आंकड़े, समय पर जारी होना एक दीर्घकालिक नीति के लिए इंद्रियानुभाविक आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है? मानव निर्धारित करना, आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना, आधिकारिक वक्तव्यों पर संदेह करना और जन धारणा का समर्थन करना। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मानक निर्धारित करना। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। यह देश में सांख्यिकी कार्यकलापों का विकास और उसका अनुरक्षण करने के साथ मानकों के विकास के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? जमीनी स्तर पर अनुभव करके, बाहर हस्तक्षेपों का समर्थन करके, स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण करके और अधिक प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अधिक प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके। प्रश्नगत गद्यांश के अनुसार जहां आंकड़े की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी, वहीं सांख्यिकी संस्थाओं की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता उनके कार्यों को विश्वसनीय बनाएगी, जिसका लाभ यह होगा कि बिना आंकड़ों का फल सोचे पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी किया जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अंततः क्या सुझाव दिया गया है? नीतिगत निर्णयों पर प्रतिबंध लगाना, आंकड़ों को सत्यता की समीक्षात्मक जांच करना, आंकड़े संबंधी कैलेंडर का पालन करना और मूल क्षेत्रों में विकास का समर्थन करना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, आंकड़े संबंधी कैलेंडर का पालन करना। दिए गए गद्यांश में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग को यह सुझाव दिया गया है कि विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 16 है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है जनसंचार का सह संबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तर्क है व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इनके जो आपके विकल्प हैं वो हमेशा समान रहते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी यही वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और दोस्तों यही नहीं सारी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उत्तर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं। बहुअर्थकता, सरल भाषा, पृष्ठोक्ति का उपयोग, वाक्यों की आसान संरचना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट थर्ड क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। बहुअर्थकता और पृष्ठोक्ति का उपयोग। ठीक है दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन से तात्पर्य संप्रेषण की उस प्रक्रिया से है जिसमें संप्रेषण द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। अन्य मनस्क आग्राहक, आरामदायक परिवेश, विषय वस्तु का बहिर्वेशन, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। संचार प्रौद्योगिकी निरंतर उन्नत हो रही तकनीकों का समुच्चय है जिसने सूचना संचार और संवाद की प्रक्रिया को क्रांतिकारी तरीके से जोड़ा है। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा व्यक्तित्व विकास, विषय वस्तु परिशोधन, व्यक्तिकरण और सामान्य अकादमिक एकीकरण। तो सी दोस्तों है व्यक्तिकरण। विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु व्यक्तिकरण पर्सनलाइजेशन को प्रदर्शित करती है। शिक्षा में व्यक्तिकरण से आशय उस शिक्षण अधिगम से है जहां विभिन्न आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ताओं को उनकी रुचि, योग्यता एवं वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।
कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान, रुचि, और रुचि, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता। तो दोस्तों इसका सही क्रम है जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आपकी ABCD की श्रृंखला आ गई जो कि हर एक PYQ में आ रही है। लगभग मैंने आपको 20 से 22 PYQ के सेट करा दिए, उसमें ये आ रही है JAK, KBL, LCM, MDN। तो अगला क्या होगा दोस्तों, अगला होगा NEO। क्यों होगा, आप यहाँ पे जब भी आपके पास ये प्रश्न आए आप तुरंत सब पे ABCDEFZ तक लिखें, उस पर नंबरिंग कर लें और देखें ये कितने का गैप ले रहे हैं हर एक में, इनका पैटर्न क्या है। इनका जो पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना है। आपका अगला आ जाएगा, अगला क्या है NEO। देखिए दोस्तों JAK, KBL +1+1, यहाँ पे +1+1 +1+1 +1+1 +1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि संख्या 345 XY 90 द्वारा विभाज्य है तो x + y क्या है। तो दोस्तों x + y आपका हो जाएगा 6। संख्या देखिए बहुत आसान है सॉल्व करना, 90 से विभाज्य तो 345 x + y, 90 को अलग कर दिया, 9 × 10 से विभाज्य होगी, y = 0 और 10 से विभाजित के नियम से पुनः 3 + 4 + 5 + x + 0, तो 9 से विभाजित नियम से 12 + x, तो x = 6। ठीक है दोस्तों, चलिए x + y आपके हो गए 6 + 0, तो 6 आपका सही उत्तर हो गया। किसी मानचित्र पर 1 इंच ढाई मील को प्रदर्शित करता है, यदि उस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 4 1/2 इंच, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। 1100 मील, 1125 मील, 1150 मील और 1200 मील। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है 1125 मील। आइए देखते हैं 1 इंच = 250 मील, तो 9/2 इंच = 250 × 9/2 = 1125 मील। यदि a - b का 60% = 40%, जो a + b है, तो a और b के कितने प्रतिशत होंगे दोस्तों। a और b के a होगा आपका 20% और b आपका होगा, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ कैसे सॉल्व किया है। a - b जो बोलते हैं बस आप वैसे ही लिख लो, a + b 40%, यही बोला था दोनों बराबर हैं, बस लिख लिया। a - b × 3 = a + b × 2, है ना। 3a - 3b = 2a + 2b। आपकी मैथ की पूरी इक्वेशन बन गई। a = 5b, a/b = 5/1, तो अभिष्ट 1/5 × 100 = 20%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। 3:4, 2:3, 4:3। आंकड़े अपर्याप्त हैं तो क्या होगा आपका, ए होगा 3:4। यदि ब्याज दर समान है तो ब्याज का अनुपात, समय का अनुपात, अभीष्ट अनुपात 9:12 = 3:4 हो जाएगा। सभी न्यायाधीश निष्पक्ष हैं, यह तर्क का उदाहरण है सार्वभौम विधेय। दोस्तों ये बहुत आसान था, इसका उदाहरण होगा सार्वभौम विधेय। सार्वभौम निषेध, विशिष्ट विधेय, विशिष्ट निषेध, सार्वभौम विधेय। सभी न्यायाधीश निष्पक्ष हैं, यह तर्कवाक्य सार्वभौम विधेय का उदाहरण है। प्रत्येक निरूपित तर्क वाक्यों का निर्माण 4 तथ्यों से होता है। ये 4 तत्व क्वांटिफायर, उद्देश्य, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट तथा संयोजन, कॉपुला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अनिवार्यता का होता है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, निर्देशनात्मक और सादृश्य मूलक। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है निगमनात्मक। जिस युक्ति में निष्कर्ष तर्कवाक्य को सिद्ध करने के लिए आधार तर्कवाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उन्हें निगमनात्मक युक्ति कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, विजय मनुष्य है अतः विजय मरणशील है। इस युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध दृष्टिगोचर होता है, अतः यह संबंध निगमनात्मक तार्किक अनिवार्यता का है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 मित्र। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तब वहाँ 6 लड़कियाँ थी, 6 मित्र हो गए, ऐसे ही ये प्रश्न देंगे। ABCDF एक बंद व्रत में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। यहाँ से देखिए, एक बंद व्रत में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। अब वो बताएगा कैसे बैठे हैं। देखिए ED की बाईं ओर बैठा है, देखिए ED की बाईं ओर बैठा है, ठीक है, बैठ गया। और क्या कह रहा है, C A और B के बीच में है, C A और B के बीच में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वो कह रहा है FE और A के बीच में है। अब देखिए आप लिख लीजिए FE किसके, A और B के बीच में है, ठीक है, आपका हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, C के दाईं ओर कौन है, C के दाईं ओर कौन है दोस्तों, C के दाईं ओर A है, ठीक है दोस्तों। आपका तुरंत हो गया। आप जब भी करें ऐसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत कम समय लगेगा। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का मूल है गौड़ पद और मुख्य पद के बीच परिवर्ती संबंध, मध्यवर्ती पद और गौड़ पद के बीच अपरिवर्ती संबंध, मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच परिवर्ती सहवर्तिता, मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच अपरिवर्ती सहवर्तिता। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मध्यवर्ती पद और मुख्य पद के बीच अपरिवर्ती सहवर्तिता। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परिवार में ABCDF 6 सदस्य हैं, जिसमें जो अभी बताया वैसा ही, जिसमें से 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ई जो एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ब्लड रिलेशन है, आप बिल्कुल सब कुछ बता दीजिए, बहुत आसान है, इसे गलत नहीं करना है। 6 लोग हैं, उसमें से 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ई जो है एक है वो कौन है, शिक्षक है, उसका विवाह किससे हुआ है, डॉक्टर से। C और F की माँ है, C और जो C और F की माँ है, ठीक है। B जो वकील है का विवाह A से हुआ है। A का, ये दोस्तों पेन और कागज ले लीजिए, A का एक पुत्र और एक पौत्र है। 2 विवाहित महिला में से एक गृहिणी है। परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष इंजीनियर भी है। A का C से क्या संबंध है दोस्तों, बहुत आसान है आपका। A का C से दादी का संबंध है दोस्तों, दादा, माता, बहन, दादी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे आप बना लिया करिए, ठीक है। जो उन्होंने बोला वही बनाइए। 6 लोग हैं परिवार में, वो उन्होंने लिख लिए, ये रहे 6 लोग, ठीक है। उसमें क्या है 6 लोग थे। वकील पुत्र था, शिक्षक था, शिक्षक की शादी हुई डॉक्टर से, वो थी डॉक्टर डी। उससे किससे शादी हुई, डॉक्टर से, ठीक है। तो हमने शादी कर दी डॉक्टर के। उसके 2 थे C और F, एक विद्यार्थी और एक कौन था, इंजीनियर। और एक कौन थी, गृहिणी। और B कौन थी, वकील पुत्र। उसकी पत्नी कौन थी, A जो थी गृहिणी। तो आपका सही उत्तर हो गया। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि A C की दादी होगी, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ गया, A C की दादी होगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपकी तालिका आ गई दोस्तों, इससे आपके 5 प्रश्न आएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे। विद्यार्थियों को प्राप्त अंक, वर्गाकार में प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या। जब भी दोस्तों आपकी तालिका वगैरह आए, आपको कुछ नहीं करना है, जो वो बोले बस उस तालिका में देखो और वहाँ लिखते जाओ, आपका उत्तर स्वयं निकल आएगा। आप बस वो देखते जाओ, तालिका में लिखते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम तालिका देखते हैं एक नज़र में। 0 से 9, 10 से 19 अलग अलग वो दिया हुआ है, 20 से 29, 70 से 79 तक है दोस्तों। अब देखते हैं वो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो पहला प्रश्न जो है, यदि उत्तीर्णक 30 हैं तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, वर्गाकार में प्राप्तांक और विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों तो दोनों, ये 2 सेक्शन है दोस्तों, माफ़ करिएगा 1 सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो तो दोस्तों 35 है। आइए देखते हैं कैसे। सेक्शन ए में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी हैं 28, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ प्लस करके हमें पता चल गया टोटल। सेक्शन बी में 27, तो दोनों सेक्शन में कुल उत्तीर्ण हो गए 55, और दोनों सेक्शन मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या पता है 90,
और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो गई 45। यहाँ हमने माइनस कर दिया कि जितने पास हो गए उनमें से हमने माइनस कर दिया, तो हमारी यहाँ हो गई 35। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उत्तीर्णक 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो आइए देखिए प्रश्नों के यहाँ पे कहते हैं कि उत्तीर्णांक 40 है, ये रहा, तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले को कितना होगा। आइए 40 में है तो ये देखिए 40 से ऊपर के सारे उत्तीर्णांक हो जाएंगे। चलिए हम पता करते हैं। तो अभिष्ट विद्यार्थियों की संख्या 2 + 4 इक्वल टू, माफ़ करिएगा, प्रतिशत पूछ रहा है। तो उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या 7 है ना, और +5 + 5 + 6 जो नीचे हैं तो 23 हो गई। सेक्शन बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है, अभीष्ट में 23/45 × 100 इक्वल टू 51%। तो हमारा बी जो है वो दोस्तों सही उत्तर हो गया। चलिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं, बस आप यहाँ देख लीजिए। सेक्शन ए सेक्शन बी कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए, उनकी गिनती कर लीजिए बस। तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर है वो है आपका डी 6। चलिए 2 + 4 सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 2 + 4, 0 से 9 वाले जितने नंबर आए हैं उन्हें प्लस कर दीजिए, बस आपका हो गया। सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 30 से 39, 40 से 49। ठीक है, तो यहाँ आपके ये हो गए आपके, इनका टोटल कर लीजिए। इनका टोटल जब हम करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे आंसर, ये आपके 4 + 4 8 + 7। सेक्शन भी दिया है क्या दोस्तों? हाँ, सेक्शन ए दिया है तो बी के नहीं करेंगे। 4 + 8 इक्वल टू 12 आपका सही आंसर हो गया। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये सेक्शन ए भी दोनों की बात कर रहा है। 4 + 7 + 5 5 5 और ये, तो ये आपके हो गए 15 15 और 10 25 25 और 7 25 और 7 दोस्तों आपका हो गया 32। आपका सही उत्तर देख लीजिए 32 ही है। एक ईमेल भेजते समय तो सीई और बीसीसी फील्डों में विभेद करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फील्ड में प्राप्तकर्ता बीसीसी और सीसी फील्ड में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। सीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता 2 और बीसीसी फील्ड में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी मेल किया होगा तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे इसका सही उत्तर क्या है। बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता 2 और सीई फील्ड में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। तो यही दोस्तों आपका सही उत्तर है। एक ईमेल भेजते समय 2 लोगों को पास संदेश को भेजने के संदर्भित करता है। कई संदेश एक अथवा एक से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है। सीसी अर्थात कार्बन कॉपी में जिसके पास ईमेल भेजा गया है उसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी यूजर को प्रतिलिपि भेजी जाती है उसका विवरण सभी तो संदर्भित लोगों को ज्ञात हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी समूह को डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और दूसरे समूह को इसकी अनुपलब्धता से जो विषमता उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है इंटरनेट असमानता, वेब असमानता, प्रौद्योगिकी असंतुलन और डिजिटल विभाजन। तो डी जो है वो दोस्तों सही उत्तर है आपका डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता को प्रदर्शित करता है। दुनिया से विभिन्न देशों या देशों के बीच डेटा तक पहुंच संबंधी विषमता को वैश्विक डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSI WYG का अर्थ होता है वाई यू सॉ इज व्हाट यू गॉट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गॉट।
ठीक है दोस्तों, अभी दो ऑप्शन आपके और आएंगे। वो दो ऑप्शन हैं आपके, वेयर यू सी इज वेयर यू गॉट, वाट यू सी इज वाट यू गॉट। तो बी दोस्तों आपका सही उत्तर है। और बी क्या था, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। बी क्या था, वाट यू सी इज वाट यू गॉट। जो आप देख रहे हैं वही आप पाएंगे, जो आपने पाया वही। चलिए, तो यहाँ आपका हो गया WYSY WYG का अर्थ वाट यू सी इज वाट यू गॉट। आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है जब HTML एडिटर WYSI WYG मोड में होता है। सॉफ्टवेयर जिसे अपना निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं शेयरवेयर। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपने देखा होगा, ये आप 1 महीने तक ट्रायल ले लो या 5 दिन तक ट्रायल, उसके बाद आपको करना पड़ता है। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे प्रचार करने हेतु इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल कुछ समय तक के लिए होती है, इसे ट्रायल पीरियड भी कहते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? USB ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम RAM और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, रैम RAM। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी CPU का भाग होता है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, Rio+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था? समर्थनीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास रणनीति और राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापना रणनीति। तो ए है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, समर्थनीय विकास लक्ष्य। चलिए, Rio+20 का मुख्य परिणाम सतत विकास लक्ष्य समुच्चय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का विकास करना था। दायित्व है कि Rio+20 सतत विकास के संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20-22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया गया, अतः इसका नाम Rio20 पड़ा। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? दोस्तों वो है 2000 से 2015। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 से स्वीकार किए गए। इन लक्ष्यों की गणना 1990 के स्तर पर की गई। लक्ष्य 2015 तक प्राप्त करना हेतु लक्षित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है? वर्मी कंपोस्टिंग, अर्ध स्वचालित वर्ज्य संपक्षितर्क, पिट कंपोस्टिंग, स्वचालित वर्ज्य संपक्षितर्क। ओके। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पिट कंपोस्टिंग। खड्डा खाद पद्धति में खाद बनाने के लिए कम से कम 9 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा व 3 फीट गहरा गड्ढा बनाया जाता है। इस गड्ढे को लंबा 3 से 6 समान भागों में बांटा जाता है, अतः अंतिम हिस्सा खाद पलटने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का निम्न स्तर, पोषकों का अभाव, माफ करिएगा दोस्तों, पोषकों नहीं, पोषकों का अभाव, जैविक पदार्थ का उच्च स्तर। तो बी जो है दोस्तों वो है आपका पोषकों का निम्न स्तर। ओलिगोट्रॉफिक झील में निम्न पोषक एवं निम्न जैविक उत्पाद का स्तर पाया जाता है। इन झीलों के नीचे कीचड़ में कई नागासु मांसपेशियां सॉस के लार्वा होते हैं जिन्हें कास्ट बीट्स कहते हैं। इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की झीलों में स्वच्छ जल पाया जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। तापमान
परास के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो ए जो है दोस्तों आपका वो सही उत्तर है, घटता है। जल तापमान में वृद्धि होती है तब जल एवं ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेवलपमेंट। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपबंध करता है। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 का पहला, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 16 का 2। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 30 का पहला। दोस्तों आप अनुच्छेद के बारे में मेरी जीएस की क्लास में भी पढ़ सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट डली है दोस्तों, और वीडियो आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यूस। अनुच्छेद 30 एक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। इसके खंड 2 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था को संपत्ति अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय। SWAYAM स्वयं का अर्थ है स्टडी वर्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टूडेंट वर्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलिंग माइंड्स, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस माइंड्स। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं से तात्पर्य स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। यह शिक्षा नीति के 3 सिद्धांतों एसेस, इक्विटी और इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह डिजिटल इंडिया और उन छात्रों के बीच की खाई को कम करने का सामूहिक प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा और GIAN। दोस्तों बहुत इजी है, ज्ञानवाणी इसका सही उत्तर होगा। चलिए निम्नलिखित प्रतिवेदनों में से किसने परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक तकनीक और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया? रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965, रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सार्जेंट रिपोर्ट 1984, हार्टोग कमेटी रिपोर्ट 1929। ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर, रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965। दोस्तों रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम 1965 के माध्यम से परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया गया है। भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? 1857, दोस्तों 1857 में ही हुई थी, 1948, 1928 और 1966। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड डिस्पैच। दोस्तों ये मैं आपको मेरी जीएस की क्लास में पूरा पढ़ा चुका हूँ। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के तत्वाधान में पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये पहले से पता है। दोस्तों आप मेरी जीएस की क्लास भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें अभी यही चल रहा है। महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय संबद्धता की वर्तमान प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबद्धता नियंत्रण अधिनियम 1956 के माध्यम से स्वतंत्र भारत में 1957 में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता को कानूनी दर्जा दिया गया। वर्ष 2009 में इस दिशा में पुनः संशोधन किया गया। इस संबंध में यूजीसी के क्लॉज F और G के अंतर्गत सब सेक्शन 1 से लेकर 26 तक जिक्र किया गया। दोस्तों यहाँ आपका ये वाली पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई, पूरा सेट कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।